लोगों ने अभी यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत एमपीपीएससी के सिलेबस में विकास का समाजशास्त्र के अंतर्गत विकास की अवधारणा, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, संपोषक विकास, जिसको हम लोग सतत विकास कहते हैं, इसके अंतर्गत हमने पर्यावरणीय कुछ सम्मेलन भी देखे थे। उन सभी टॉपिक पर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। इसके अंतर्गत अब कुछ पॉइंट बचा नहीं है, लेकिन आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, हालांकि मैं आप लोगों से आज प्रैक्टिस करने वाला हूं विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों पर। आगामी जो हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो अवधो विकास के सिद्धांत पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। अच्छा, आज में जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये यूजीसी नेट समाजशास्त्र का है सिलेबस, और समाजशास्त्र के ही हम लोग 2013 का क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजीसी के बच्चे के लिए, डीएसएसबी के स्टूडेंट के लिए, उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए और एमपी सेट सोशल वर्क के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास जो आज की होने वाली है, आप सभी को पता हो चुका है, प्रैक्टिस पर बेस्ड है। सर कौन सा सन का पेपर है? 2013 का, 2013 समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है, हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और ये प्रश्न पत्र मैं आपको बता दूं कि आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाले हैं उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, है ना। अवधो विकास के सिद्धांत में उदारवादी एक सिद्धांत है ना, उदारवादी एक सिद्धांत है। इसी उदारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत दो विद्वानों का नाम आता है, एक मैक्स वेबर का नाम और एक नाम आता है गुन्नार मेर्डल का नाम। इन्हीं दो लोगों के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगामी क्लास में, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों से एक शब्द यहां पर पूछते हुए मैं आगे लेके चलूंगा। क्या आप जानते हैं उदारवाद किसे कहा जाता है? उदारवाद होता क्या है, पता है आपको? उदारवाद नहीं पता तो समझ लीजिए, उदारवाद बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। ये क्या है उदारवाद? अगर कोई पूछे तो एक शब्द में बताइएगा आप सभी लोग कि राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। अच्छा, अगर ये नैतिक दर्शन है, राजनीतिक क्रिया को रिलेट करता है, तो इसमें क्या चीजें शामिल होगी और किस पर बेस्ड होगा? तो मैं आपको बता दूं, राजनीतिक और नैतिक दर्शन होने के नाते उदारवाद स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समता पर आधारित होता है। कानून के जो है समक्ष समता पर आधारित होता है, स्वतंत्रता पर बेस्ड होता है और शासित की सहमति पर आधारित होता है, वही उदारवाद है। तीन पक्ष मिलेंगे आपको, एक आर्थिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद। इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे आगे, फिर हम इनके बारे में जिक्र भी करेंगे, एक एक विद्वान मैक्स वेबर का क्या स्टेटमेंट है और गुन्नार मेर्डल का क्या है। फिलहाल हम देखेंगे इन प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 28 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूं और इसकी वीडियो भी और इसका प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल चुका होगा ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कहा कि एल अल्थूसर, बड़ा ही फेमस पर्सन, मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से किन सेटों की संरचनात्मक स्तर को शामिल करता है? एल अल्थूसर का नाम है, किन किन संरचनात्मक स्तर को शामिल करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्लीज एक बार अपने विचारों को प्रकट करें, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं इसके बारे में। सर ऑप्शन नंबर सी इसका। अच्छा, आप यहाँ कह रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार आप सभी लोग जैसे अपने जवाब को दे दे तो फिर म्यूट हो जाएं, ताकि मैं जो भी बताऊं आप लोगों को आवाज वगैरह मेरी जो है स्पष्ट सुनाई दे। एल अल्थूसर एक समाजशास्त्री हैं
है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलोसफर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के, है ना। और मैं आपको बता दूं, यह विद्वान बहुत ही फेमस रहा है। इन्हें कहीं कहीं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनको कहा जाता है लुईस अल्थुसर भी बोला जाता है। लुईस अल्थुसर भी इनको कहा जाता है ना। ये वही विद्वान है। इनका स्टेटमेंट है विचारधारा और वैचारिक राज्य को लेकर। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट कही है, कुछ राज्य के उपकरणों के बारे में बताया है, इसलिए इनका एक विचार बड़ा ही फेमस रहा है। और फ्रांसिस मार्क्सवादी दार्शनिक हैं लुईस अल्थुसर महोदय। सन 1970 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, उसका नाम है आइडियोलॉजी। क्या नाम है? आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। और उपकरणों में इन्होंने अपर्ट्यूसिस शब्द को रिलेट कराया है, जिसको उपकरणों को या टूल्स को रिप्रेजेंट किया है ना। और यह कॉन्सेप्ट सन 1970 में परीक्षा में समाजशास्त्र में जिस जिस सिलेबस में समाजशास्त्र चीजें मेंशन है, वो लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं ये किताब किससे रिलेटेड है। ये ना वर्ग संघर्ष के संदर्भ में है। पूंजीवाद शासक विचारधारा द्वारा शासित वर्ग को दबाने, शोषण करने, जबरन वसूली करने, अधीन करने के लिए नियंत्रित घातक एक साजिश है। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने कॉन्सेप्ट को मेंशन किया है। रीडिंग अगर हम बात करें तो रीडिंग कैपिटल एक पुस्तक आती है, इन्हीं की है। क्या नाम है उसका? रीडिंग कैपिटल करके आता है। और रीडिंग कैपिटल सन 1965 में ये पब्लिश हुई। और कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल है ना, उसके बारे में लुईस अल्थुसर महोदय ने आलोचना की थी इस किताब में सन 1965 में। ठीक है, बात को समझते चलिएगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक है लुईस अल्थुसर महोदय का, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये था हमारे सामने कि संरचनात्मक स्तर में कौन कौन सी चीजें इन्होंने शामिल किया है ना। कौन कौन चीजों को इन्होंने शामिल किया है? तो एक आर्थिक चीजों को इन्होंने शामिल किया, आर्थिक संरचनात्मक स्तर को रखा। इन्होंने राजनीतिक संरचनात्मक स्तर को रखा, और इन्होंने वैचारिक, अभी भी मैंने आपको बताया है, तो जाहिर सी बात है वैचारिक संरचनात्मक स्तर के बारे में भी बात करते हैं ये। और ये तीनों कॉन्सेप्ट लुईस अल्थुसर महोदय के हैं, है ना। अल्थुसर कहा है कि सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है। किसका? किसका मिश्रण है? राजनीतिक व्यवहारों का मिश्रण है। राजनीतिक व्यवहारों में क्या क्या चीजें मिश्रित हैं? आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और संपूर्ण के स्वरूप की रचना में प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसके बारे में लुईस अल्थुसर संरचनात्मक स्तर में शामिल किए हैं आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक। तो जिस ऑप्शन में 1, 2, 4 मिलेगा वह ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सेटिस्फाई हैं, यानी सहमत हैं? बताइए ऑप्शन नंबर बी से। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे आप। अगला सवाल हमारे सामने, और ये क्वेश्चन है 30 नंबर का। ध्यान से सुनिएगा,
मैं हर एक विद्वान के बारे में जैसे ही नाम आता है तो कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन कॉन्सेप्टों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में उस विद्वान से भी यूनिक के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो अगला सवाल कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का एल सूटज द्वारा प्रयोग किया जाता है। ए सूटज है ये विद्वान है भाई, ये समाजशास्त्री विद्वान है सूटज महोदय, है ना, याद रखने वाली बात है हम सबके लिए। एल सूटज, प्लीज अपने विचार। ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बताते हैं। समाजशास्त्र में, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ओके, समाजशास्त्र में अगर मैं आपसे बात करता हूं अल्फ्रेड सूटज महोदय के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, ऑस्ट्रियाई दार्शनिक है ये, और सामाजिक घटना विज्ञानी भी है, सामाजिक घटना विज्ञानी भी हैं और ऑस्ट्रियाई दार्शनिक हैं, जिनके काम ने समाजशास्त्री और घटना संबंधी परंपराओं को जोड़ा है। घटना संबंधी परंपरा और समाजशास्त्रीय परंपराओं को जोड़ा है। सूटज महोदय धीरे धीरे 20वीं सदी में सामाजिक विज्ञान के अग्रणी दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। बड़ी ही फेमस पर्सन है ये। इन्होंने अपने एक फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में सन 1960 की दशक में जो है समाज के बारे में अपने विचारों को रिप्रेजेंट किया था, यानी प्रस्तुत किया था, है ना, अल्फ्रेड सूटज महोदय। तो मैं चाहूंगा कि इनका जब भी कभी नाम आए तो आप लोग इनका नाम अवश्य ध्यान में रखें। और सन 1997 का कॉन्सेप्ट था, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको नोट कर दूं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, घटना संबंधी विज्ञान कहा जाता है इसे, ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड सूटज महोदय ने यहां पर सन 1997 में इसके लेकर चर्चा किया था वॉस जॉर्ज के साथ, वॉस जॉर्ज के साथ, है ना, के साथ ए सूटज महोदय। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनके संबंध में। हालांकि सन 1960 के दशक में भी इन्होंने कलेक्टेड पेपर्स का प्रकाशन किया था, कलेक्टेड जो है पेपर्स का प्रकाशन किया था, और ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए, इस सवाल में अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं प्रतीतीकरण, उपाय, वर्ग, क्रांति जैसे शब्द रिलेट होता है इसके अंतर्गत, है ना। अच्छा, इस शब्द के अगर मैं आधार पे आप लोगों से बात करता हूं तो क्या कहना उचित समझेंगे? इसकी जो प्रतीतीकरण शब्द रिलेट कराया गया है, ये शब्द परसेप्शन है, इसको प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। मेजर एक प्रकार से उपाय को, क्लास एक प्रकार के वर्ग को, रिवैल्यूएशन एक प्रकार की क्रांति को, इसके बारे में। परंतु इस सवाल का सही ऑप्शन जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 है, प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान, उपाय के बारे में बात किया है यहां पर, है ना। परसेप्शन को हम लोग रियलाइजेशन जो है, रियल चीजों या वास्तविकता की जो चीजें होती हैं उसको भी रिलेट कराते हैं। तो एल्सूटस महोदय ने अपनी विशेष अवधारणा में वास्तविकता का प्रयोग किया, वास्तविकता भी कह सकते हो आप इसे, परसेप्शन भी कह सकते हो इसको।
वर्ल्ड लाइफ को रिलेट कराया, जिसको आप बोलते हो विश्व जीवन। स्टोर नॉलेज बोल सकते हो, भंडार ज्ञान। आप साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं उपाय या मेजर। आपको बता दूं, सूटज ने अपनी जो फिनोमिनोलॉजी की किताब मैंने बताया 1997 में, उसमें उन्होंने चेतना के स्थान पर ना अंत व्यक्तिता, जीवन, विश्व और हम और वे संबंध, जैसे वी फीलिंग और दे फीलिंग का संबंध को अध्ययन में इन्होंने बहुत ही केंद्र बिंदु माना। जिसे वी फीलिंग को केंद्र माना, दे फीलिंग को केंद्र माना। तो सूटज ने जीवन विश्व की अवधारणा को संरचित करने में विशेष रुचि रखते थे। इसलिए ए सूटज यानी अल्फ्रेड सूटज का नाम अगर जब आदि परीक्षा में आए तो वास्तविकता रिलेट कराएं, प्रतीतिकरण को रिलेट कराएं, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय को रिलेट कराएं। ये इनकी विशेष अवधारणा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्रांति और वर्ग जैसे शब्द का इन्होंने जिक्र नहीं किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? गौड़ का मतलब द्वितीयक होता है ना? गौड़ का मतलब द्वितीयक होता है। पहला स्टेटमेंट, इलीट के दृष्टिकोण के समाज अध्ययन का एक उपागम। दूसरा, विकसित देशों के समाज में परिवर्तनों का वर्णन। तीसरा, आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच में क्या होता है उस पर ज्यादा केंद्रित है। उत्तर, आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम, जो ऑप्शन नंबर डी को मेंशन करता है। प्लीज एक बार ऑप्शन का चुनाव करें। अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य का सही आइडेंटिफिकेशन। ओके, यदि आपने तर्क के माध्यम से बता रहे हैं इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी, तो सत्य बता रहे हैं। ऑप्शन सी जो है आपका, ये सत्य है। कहा गया है कि आम आदमी का इतिहास समाज के आधारिक स्तर पर जन समुदाय के बीच में क्या होता है उस पर ज्यादा केंद्रित है, द्वितीयक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। और जहां प्राथमिक आता वहां क्लाइंट को रख लेते, ग्रुप को हम लोग रख लेते और साथ ही साथ हम लोग कम्युनिटी को भी रख लेते अगर प्राथमिक आता तो। लेकिन गौड़ है इसलिए जन समुदाय वहां पे इन्वॉल्व रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज। जी सर। हाँ जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग सर प्राथमिक में क्या क्या रख लेते सर? कि जहां हम सेवार्थी और हाँ, समूह और समुदाय, जहां हम प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है और आसान सा सवाल है। निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। इंटरप्रेटेटिव अप्रोच है ये, जिसको आप निर्वचनीय उपागम बोलते हैं, है ना? विच टायर्ड यानी आपसे रिलेट कर रहा है कि बताइए जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं में, अंडरस्टैंड सोशल एक्शन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल फैक्टर, या उसके कैरेक्टर को भी रिलेट करा सकते हो, पात्र मतलब कैरेक्टर। तो कहा कि सामाजिक दर्शन और घटना विज्ञान को, संस्कृति विज्ञान और नृजाति प्रणाली विज्ञान को, या घटना विज्ञान नृजाति प्रणाली विज्ञान, या नव मार्क्सवाद या घटना विज्ञान। सही जवाब इस सवाल का क्या होना चाहिए?
प्लीज। ऑप्शन सी घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान। ओके, सुनिए मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी सर सही ए, होता है। सर ए। नहीं, सब आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, निर्वचनीय उपागम को हम लोग व्याख्यात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। इनमें एक संगठित शिक्षण पद्धति शामिल होती है, जहां जानकारी एक विशेष क्रम में प्रस्तुत की जाती है, और वह क्रिया घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत शामिल होती है ना। वो कंडीशन वहां पे लागू होता है। ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है आप सबके लिए कि शब्दों में व्यक्त या वर्णित होने की जो क्रिया दर्शाती है, उस क्रिया में हम लोग निर्वचनीय शब्द को रिलेट कराते हैं। अनिर्वचनीय जो उपागम होता है वो शब्दों में व्यक्त या वर्णित होने की असमर्थता को दर्शाता है, लेकिन जो निर्वचनीय उपागम दर्शाता है वो बेसिकली उस क्रिया को बताता है कि इन चीजों में उसके अंतर्गत ये इन्वॉल्व होगा, जैसे घटना विज्ञान और निर्जाति प्रणाली विज्ञान, है ना। घटना क्रिया क्या है? घटना क्रिया विज्ञान और निर्जाति प्रणाली विज्ञान अध्ययन की वह पद्धति है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता, यानी आप की क्रियाओं और दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में होता है, तो उसी कंडीशन में निर्वचनीय उपागम को रिलेट किया जाता है। परंतु ध्यान रहे, सामाजिक कार्य को पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है, और उस कंडीशन में घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान सत्य होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दैनिक जीवन में स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया है? बड़ा आसान सा सवाल है, प्लीज। ई गॉफमैन। ई गॉफमैन का नाम आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सर, ड्रामाटर्जी। ओके, चलिए म्यूट हो जाइए। इरविन गॉफमैन जिन बच्चों ने बताया है उनका सही जवाब है। दैनिक जीवन में ना स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए ई गॉफमैन ने नाट्य कला का उपयोग किया था। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट, कनाडियन एक विद्वान है ये इरविन गॉफमैन। कनाडा में इनका जन्म हुआ था। तो टाइम्स हायर एजुकेशन गाइड सन 2000 में इन्होंने 2007 में इन्होंने अपनी क्रिया को रिप्रेजेंट किया था, 2007 में। इरविन गॉफमैन ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया है। इरविन गॉफमैन अमेरिकी सामाजिक संघ के, किसके? अमेरिकीय, नोट करिएगा, अमेरिकी सामाजिक संघ के 73वें राष्ट्रपति थे इरविन गॉफमैन। सामाजिक सिद्धांत के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध योगदान प्रतीकात्मक बातचीत के अपने अध्ययन से, इस क्रिया में बेसिकली एक किताब प्रस्तुत किया सन 1959 में, और कहा कि जो दूसरों पर कुछ प्रभाव डालने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं, उसी कंडीशन में इरविन गॉफमैन ने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, है ना। अब देखिए, इनकी कुछ किताबें हैं, मैं चाहता हूं कि उस किताबों को भी आप लोग ध्यान में रखें। नाम पर्सन का गॉफमैन है, तो ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक भी है। दी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है,
सन 1959 में। क्लियर? एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, स्टिग्मा एक शब्द है, परीक्षा में आता रहता है। जब भी आपको कहीं पर भी दिख जाए स्टिग्मा, बिगड़ी हुई पहचान, है ना, हालांकि नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ जो है स्पॉलिश्ड आइडेंटिटी है, ये बिगड़ी हुई पहचान की बात किया है इरविन गॉफमैन महोदय ने। और यह कंडीशन सन 1963 में दर्शाया था स्टिग्मा को लेकर। और द प्रेजेंटेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा एक व्यक्ति की अपने बारे में भावना और उन लोगों के साथ उनके रिश्तों का विश्लेषण करता है जिन्हें समाज सामान्य कहता है। फिर से सुनिए, स्टिग्मा एक व्यक्ति की अपने बारे में भावना और उन लोगों के साथ उनके रिश्तों का विश्लेषण करना जिन्हें समाज सामान्य कहता है। तो स्टिग्मा उन लोगों की स्थिति में एक भ्रमण है जो मानकों के अनुरूप होने में असमर्थ है, और उन्हीं क्रिया में स्टिग्मा शब्द रिलेट होता है। कलंक लगाने के आंतरिक कलंक पैदा होता है या पैदा होगा, तो ये कलंक का एक सिद्धांत है, कलंक एक सिद्धांत है, सन 1963 में इरविन गॉफमैन ने ही दिया था, 1963 में। तो स्टिग्मा मतलब कलंक ही कह लीजिए, है ना। इस शब्द को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक सरल पुस्तक है, सरल करके, केवल सरल। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे, इसे कहा जाता है एसाइलिम्स। मैं यहां पे नोट करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें। एसाइलम्स कहिएगा, एसेज ऑन द कंडीशन ऑफ द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट एंड अदर इंमेट्स के बारे में बात किया इरविन गॉफमैन ने, और इस कॉन्सेप्ट को सन 1961 में जिक्र किया था। ठीक है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, इरविन गॉफमैन का सन 1963 में ये भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा इनके बारे में, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए इरविन गॉफमैन ने नाट्य कला का उपयोग किया। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने में रंगमंच की उपमा का प्रयोग किया था। इन्होंने आत्म में से आई यानी मैं, मी यानी मेरा बन जाने के द्वारा समझने का प्रयास किया है। तो आई एंड मी वाली क्रिया भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, बताइए, क्लियर है? स्पष्ट करिए। जी सर। हाँ जी सर। आपको बता दें, हर्बर्ट ब्लूमर की अवधारणा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है ना, हर्बर्ट ब्लूमर महोदय ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य में 3 मुख्य सिद्धांत बताया था। कौन? ये ब्लूमर महोदय ने। अर्थ, भाषा यानी भाषा अर्थ पर बहस करने के लिए साधन है ना। और तीसरा, सोच,
सर फिर से बोलो। तीसरा सोच। पहला अर्थ, दूसरा भाषा, तीसरा सोच। ये आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत 3 मुख्य सिद्धांत। परीक्षा में सवाल बनता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत को विकसित के रूप में या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को गढ़ने वाले के रूप में या सामाजिक अंतःक्रिया और प्रतीकों की व्याख्या के माध्यम से जो बनाया गया है वो सिद्धांत किसका है? तो हर्बर्ट ब्लूमर का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, हर्बर्ट ब्लूमर का भी नाम। ठीक है। एक नाम आता है लकमैन का, थॉमस लकमैन, सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, ये बड़ा फेमस है, जर्मन के विद्वान है ये, है ना। कहाँ के? जर्मन के, याद रखिएगा। सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सामाजिक संरचना, पीटर बर्गर के साथ साथ थॉमस लकमैन का नाम मैंने बताया है ना पहले भी, सन 1966 में, 1966 में। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 34। सर एक बार रिपीट कर देंगे 1966 में कौन सा था लकमैन का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट कर देता हूं फिर। द सोशल, हाँ सर नोट कर दूं। बिल्कुल, द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, और वर्ष कब आएगा? 1966 आएगा। ठीक है, आगे एक सूटेज के अकॉर्डिंग, सूटेज के बारे में मैंने बता दिया अभी, अनुसार प्रघटना वैज्ञानिक होती है। बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बिल्कुल। जिस ऑप्शन में वास्तविकता शब्द लिखा हो ना, ये ट्रिक के माध्यम से भी आप उसको सत्य कर सकते हो। ये वास्तविकता, तो सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। ये निलंबित करता है। इनके अनुसार कहा गया कि वैज्ञानिक घटनाएं वास्तविकता पर निर्भर होती हैं, प्रतीतीकरण पर निर्भर होती हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को प्रतीतीकरण को वास्तविकता से रिलेट करवाया था, बताइए। हाँ जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वास्तविकता वाला यहां पे करेक्ट होगा। तो वास्तविकता पर आधारित था ये, जो तथ्यों पर समाविष्ट था, अंतःवैयक्तिक विश्व जीवन, हम और वे का संबंध को अपने अध्ययन में केंद्रीय महत्व माना। मैंने अभी आपको बताया है ऊपर। प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान, उपाय, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ए सूटेज का, अल्फ्रेड सूटेज का है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसी प्रकार सूटेज महोदय ने चेतना की अवहेलना करके प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र के क्षेत्र में विरोधाभासी स्थिति को जन्म दे दिया, और विरोधाभास का समावेशन है ये। और घटना या प्रघटना वैज्ञानिकता, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका ऑप्शन सही है। समाजशास्त्र का ये पेपर है ना, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ विद्वानों का नाम मेंशन किए गए हैं। बता सकते हैं आप लोग कि
पीटर बर्जर और लकमैन की किताब का नाम मैंने अभी अभी शायद आपको बताया भी है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सर। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि टी बर्जर और टी लकमैन ने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक को लिखा और यह कृति जो थी ज्ञान के समाजशास्त्र के नियमों को उजागर करती थी। समाजशास्त्र के नियमों को उजागर करने वाली किताब का नाम बताइए। तो सोशल कंस्ट्रक्शन बोलो ना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। बिल्कुल। ए सूटज की किताब का क्या नाम था? स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। नहीं, यहाँ तो हमने सूटज का नाम है ना, प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। दी प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। बिल्कुल, हाँ, दी प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, है ना, अभी अभी मैंने नोट भी करवाया था शायद। और एच गॉर्फिकेल का नाम स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। ओके, इस चीज को रिलेट कराएगा। और पी बर्जर सोशल डिसएग्रीगेशन। ए ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही चला गया। बिल्कुल। चलिए ये बताइए किताब। सर थोड़ा सा नीचे करना सर, एक बार और फिर से बताना स्लाइड। ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है, समझ इस पे अंडरस्टैंडिंग के आधार पर रहेगा। सामाजिक स्थिति के बारे में ए सूटज ने उसकी समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है? एक ही ऑप्शन है जिससे कि दैनिक जीवन की स्थिति में डी ऑप्शन। अर्थ को जोड़ना यानी सत्य है। स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उस व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से समझा भी जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। एक सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों के अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना, उसकी पारस्परिकता के संदर्भ में निर्माण करना, ये भी बात सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए कि ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक, देखो समाज कहा गया, उन्नति करने में योगदायक हो और उससे पारस्परिक विरोधी संदर्भ को निर्माण करता हो, तो जाहिर सी बात है वो दैनिक जीवन की स्थिति के साथ रिलेट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहां पे बताइए? ऑप्शन डी। डी सर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा यहां पर, है ना, यहां ऑप्शन डी सत्य है। एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि सामाजिक स्थिति में के बारे में ए शूटेज की समझ के संदर्भ में व्याख्या बेसिकली विरोधी संदर्भ में जो निर्माण होता है उस संबंध में नहीं आता है नाम, वो भी पारस्परिकता का विरोध के संदर्भ में। एक नाम आता है हेबरमाश, मैं पढ़ा चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का रूप नहीं है? पूंजीवाद का हेबरमाश, बताइए। सूचना परक पूंजीवाद। सूचना परक, ठीक है, इन्हें जुर्गन या युर्गन हेबरमाश एक जर्मन के फिलोसोफर हैं। इन्होंने द थ्योरी ऑफ
कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में बताया है? द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर्स के बारे में। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर के बारे में सन 1962 में 1962 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि यहां पर जो हैबरमास महोदय का स्टेटमेंट है, सूचना परक पूंजीवाद के बारे में बात नहीं करते हैं। ये उदारवादी पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद के कॉन्सेप्ट में इनका नाम हमें देखने को मिलता है, हैबरमास का। जुर्गेन हैबरमास ना एक आलोचनात्मक सिद्धांत और व्यवहारिकता की परंपरा में एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री होने के नाते उदारवादी और संगठित और उत्तर पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं। और संचार तर्क संगतता बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, संचार की तर्क संगतता। संचार है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण परक पूंजीवाद कह सकते हो, सूचना परक पूंजीवाद नहीं कह सकते आप। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए? ए आपका सत्य होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? इनका कहना है कि हमें पूंजीवादी समाज को पोषित करने वाली शक्तियों पर सार्थक आक्रमण करना होगा, तभी दमन और शोषण में कमी आ सकती है। तो उसी कंडीशन पर उदारवादी संगठित, उत्तर पूंजीवाद, पूंजीवाद का रूप इन्होंने माना। और यहां पर ऑप्शन नंबर में ये रूप नहीं है पूंजीवाद का, जिसका नाम है सूचना परक पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में स्त्री जाति के अगर हम बात करें दर के कम होने के कारण निम्न में कौन सा सही नहीं है? यह आपके सामने सवाल है। बता सकते हैं आप लोग? देखो, लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना, परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, ये बेसिकली स्त्री जाति दर के कम होने का कारण बेसिकली दर्शाता है। लिंग भूमिका के रूढ़ का होना। एक मिनट, ये कारण पूछा क्या है सवाल? कहा स्त्री जाति दर के कम होने का कारण कौन सा नहीं है? ये तो कारण है, भूमिका लिंग का रूढ़। दहेज प्रथा और व्यापक असाक्षरता भी रीजन है। लिंग चयनित गर्भपात का भी रीजन है, क्योंकि स्त्री जाति दर के कम होने के कारण कौन सा नहीं है कारण? और लिंग जाति गर्भपात होने का रीजन है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का कार्यबल का प्रवजन होना, क्या ये कोई कारण है कि स्त्री जाति दर को कम होने का? सर नहीं। नहीं सर, ये नहीं है, सी होगा सर इसमें। बिल्कुल सी होगा। जब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रवजन शब्द यहां पर मेंशन नहीं है। अच्छा, प्रवजन होता क्या है? प्रवजन होता क्या है? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवजन कहलाता है।
समझ रहे हैं ना मेरी बात को? स्थानांतरण सर है ना? हाँ। अच्छा, प्रवचन भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बोलो? 2 टाइप। दो टाइप का। 2 टाइप। हाँ, एक होता है अस्थाई, तो वहीं दूसरा जो होता है वो होता है स्थाई। अब समझने वाली बात यह है कि भैया ये अस्थाई अस्थाई क्या है, ये अस्थाई और अस्थाई क्या है। मैं बता दूं, यूपी पीएससी में मेंस में ये प्रवचन शब्द को लेकर आता रहता है। ये बड़ा टफ शब्द, इसको हमें व्याख्यात करना पड़ता है, हमें इसको व्याख्यात करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में जब हम बात करते हैं, अरे गमन आगमन के आधार पर प्रवचन ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण और शहरी से शहरी प्रवचन हो सकता है। और आपके ये सिलेबस में मेंशन भी है प्रवचन शब्द। ये क्या है? मेंशन भी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग। सिलेबस में आपकी मेंशन है या नहीं बताओ? मेंशन है भाई, इसको मेंशन कहते हैं। और जो अस्थाई है ना, वो अल्पकालिक है। अस्थाई का मतलब क्या होगा? अल्पकालिक होगा। इसके अंतर्गत ना जनसंख्या किसी देश अथवा स्थान में अस्थाई रूप से बस नहीं सकती। लेकिन अस्थाई आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आप ये कह सकते हो कि दीर्घकालिक है। इसके अंतर्गत जनसंख्या किसी भी देश या स्थान में अस्थाई रूप से बच सकती है, वो अस्थाई का पार्ट है। प्रवचन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखने वाली चीजें हैं ये, कि एक स्थान या क्षेत्र से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना प्रवास या प्रवचन कहते हैं। और उस आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हैं, अतः रोजगार की तलाश में महिलाएं नगरों की ओर बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? पलायन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो प्रवचन का पार्ट है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कार्यबलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, महिलाओं की। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ेंगे और ये 39 कहेगा लिंग विभेदता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, जिसमें ये 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे हैं। जरा एक बार चुनाव करिए, फिर मैं बताता हूं। प्लीज। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब हम इस पर भी बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से कि लिंग भिन्नता या विविधता जो शब्द रिलेट होता है, उन शब्दों में हम किस अर्थों को रखेंगे। एक तो सिंपल बात है, इसकी मीनिंग को समझने का प्रयास करिएगा। लिंग भिन्नता का मतलब क्या होता है कि जेंडर गैर अनुरूपता या लिंग गैर अनुरूपता, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार या जेंडर अभिव्यक्ति है जो जैसे मेल यानी पुरुष या स्त्री जेंडर मानदंडों से मेल नहीं खाता है। तो एक लिंग गैर अनुरूप व्यक्ति की लिंग पहचान अलग अलग हो सकती है। वह ट्रांसजेंडर या गैर बाइनरी हो सकता है, या वह सीजेंडर भी हो सकता है, वह सीजेंडर भी हो सकता है। अच्छा, सीजेंडर का नाम जानते हैं आप लोग? सीजेंडर शुद्ध हिंदी में अपारलिंगी कहा जाता है उसे, सीजेंडर को। प्लीज अगर पता है तो बताइए, वरना मैं बताता हूं। सीजेंडर, चलो देखिए, सन 1994 में ना एक शब्द आया सीजेंडर करके।
इसकी एक प्रकार से इस शब्द को दिया गया, या एक प्रकार से आप कह सकते हो इस शब्द को गढ़ा गया, है ना, गढ़ा गया 94 में। और लिंग की कल्पना और चर्चा के तरीके से सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप न 2015 में शुरू होने वाले शब्दकोशों में इसको दर्ज कर दिया गया, है ना, इसको दर्ज कर दिया गया। तो ट्रांसजेंडर बेसिकली वह स्त्री या पुरुष जिनकी पहचान जन्मजात लिंग से ना होकर दूसरे लिंग के रूप में हो, या जिसमें लिंग परिवर्तन किया हो, तो उस प्रक्रिया में बेसिकली ये शब्द आ जाता है ट्रांसजेंडर वगैरह शब्द, है ना। समुदाय में बेसिकली आपने थर्ड जेंडर का नाम भी जानते हैं, जहां लोगों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि वे अपने आप को ना तो पुल्लिंग और ना तो स्त्री मानते हैं। किन्नर समुदाय के लोग धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं, उत्सव में नाच गाना करते भी हैं, गुरु चेला परंपरा का अनुसरण भी करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो ये सब नहीं करता, उस क्रिया के अंतर्गत वहां शब्द रिलेट होता है किन्नर। और वहां पे भी कहना, ये किन्नर भी कहना गलत होगा, ऐसी बात नहीं, आप इनसे किन्नर ना कहकर कुछ अलग शब्दों से संबोधित करें तो बेटर रहेगा, है ना, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो लिंग भिन्नता का विश्लेषणात्मक रूप, लिंग के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, तो लिंग भिन्नता होगी, बिल्कुल बात सही है। महिलाओं के मध्य राजनीति और आर्थिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, अच्छा बिल्कुल होगी भाई, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। आपको बता दें, आपने सुना होगा अप्सरा रेड्डी का नाम, जनवरी 2019 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस और राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त की गई थी, ट्रांसजेंडर थी। वह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है अप्सरा रेड्डी, है ना। तो राजनीति और आर्थिक भिन्नता की भी व्याख्या की जाती है, यानी ट्रांसजेंडर की भिन्नता यहां पर भी है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच में सामाजिक और वैचारिक भिन्नता की व्याख्या भी होती है, बिल्कुल बात सही है। हमें विश्लेषणात्मक रूप देना है ना इसका। लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, लिंगों के बीच में सामाजिक और वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। देखिए, यहां आप इन चीजों से रिलेट ना कराएंगे कि मैंने कहा कि भाई जैसे कि लिंग भिन्नता के रूप में विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, ये तैयार करने का पार्ट है ये। तो यहां लोगों के बीच में ही सामाजिक और वैचारिक भिन्नता की ही व्याख्या होती है, तो वहीं पर ही तो हमें पता चलता है कि ये लिंग भिन्नता है। तभी तो हम जानते हैं ट्रांसजेंडर के पार्ट, ट्रांससेक्सुअल, थर्ड जेंडर, है ना, तभी इन चीजों को हम समझ पाते हैं या उसकी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने डी का चुनाव किया है वो सत्य है, डी ऑप्शन आपका यहां पे सत्य माना जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अल्थूसर का देखिए एक और सवाल कि संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वही ना कि अगर आप एक आध विद्वान के बारे में जैसे डीप में जानकारी रख लेते तो उससे अगला रिपीट क्वेश्चन मिलेगा आपको उसी पेपर में, आप उसके आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसलिए एक विद्वान के बारे में एक क्वेश्चन को सत्य करना अत्यंत आवश्यक है, और उसी के आधार पे अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है और यह राजनीति और वैचारिक संरचना को नियंत्रित करता है, कहना उचित नहीं है, क्योंकि संरचनावादी सिद्धांत जो है अल्थूसर का, लुईस अल्थूसर का है, सही हमें करना है। लेकिन अर्थव्यवस्था एक प्रभावी प्रणाली हो सकती है, सत्य है अब ये, परंतु राजनीति और वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है, एक प्रकार से इंडिपेंडेंसी होती है, और यहां पर यही कतिपय जो स्वायत्तता होती है ना, यही संरचनावादी का सिद्धांत है, संरचनावादी सिद्धांत है ना। तो अल्थूसर ने समाज की रचना और संचालन में
आर्थिक प्रक्रिया को रूढ़िवादी मार्क्सवादियों की भांति एकमात्र या सर्वोपरि प्रक्रिया ना मानकर अन्य प्रक्रियाओं के साथ एक प्रक्रिया मान लिया, तो उस कंडीशन में लुईस अल्थुजर ने संरचनावादी सिद्धांत का रूप स्पष्ट किया था। सही जवाब आपका यहां पर बी वाला होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? जवाब है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। विकास का मानव विकास संदर्श सत्य आर्थिक विकास को जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में मानता है, साधन के रूप में मानता है। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा मानव विकास सूचकांक में या संदर्शन में, वही बात सूचकांक कहलाता है। अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1990 में, म्यूट हो जाइए भाई, म्यूट होइए, 1990 में महबूब उल हक ने पहले मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया और बताया शिक्षा, सकल घरेलू उत्पाद, जीवन प्रत्याशा सूचकांक मानव विकास की 3 प्रमुख क्या है? कंपोनेंट है, घटक है। और उस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी वाला ही सत्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर देखा है, ठीक है, 2013 का ये सॉल्व पेपर था समाजशास्त्र का। आगे हम लोग कल बातचीत करेंगे इसी पर। कल आप लोगों की क्लास है, कल संडे है, लेकिन हम लोगों ने कल क्लास नहीं लिया था, इस वजह से जो संडे की क्लास है अपने नियमित समय पर 12 बजे से क्लास आप सबकी 1 बजे से सॉरी चलेगी आपकी एमपीपीएससी, फिर 7 से आपकी यूजीसी नेट, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस जो चलेंगे DSSP की। कल क्लासेस ऑफ नहीं रहेगी, कल क्लासेस नियमित समय पर आप सबकी रहेगी। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे और आज शाम को भी 7:30 क्लास रहेगी आप सबकी। और आज मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 2 पर बात करूंगा यूजीसी नेट में, है ना, रिलेट कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। 7:30 बजे? नहीं 7 बजे, 7:30 नहीं 7 बजे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी मैं वीडियो का लिंक आपको शेयर कर रहा हूं।